आज इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी के अगले टॉपिक अभिक्रिया की कोटि इसको देखेंगे। कल अभिक्रिया की आणविकता बताई थी, मॉलिक्यूलरिटी, और इससे पहले कल का थोड़ा सा दोबारा से देख लेंगे। जैसे अभिक्रिया है M1A + M2B N1C N2D। इसमें A और B क्रिया कारक हैं, कैपिटल A B, कैपिटल C, कैपिटल D ये क्रियाफल हैं, और ये इनके मोलों की संख्या है या रस समीकरण में दी है गुणांक। इस अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के जो सक्रिय द्रव्यमान है या सांद्रता बोलते हैं, इसके गुणनफल के समानुपाती होगा। यहाँ इन दोनों की घातों में x और y ये दो गुणांक और आ गए। x और y के मान M1 और M2 के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये चीज़ x और y के मान हम प्रयोगों के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो स्थिरांक आ गया स्मॉल k, इसको कहते हैं वेग स्थिरांक। और ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वेग व्यंजक या वेग समीकरण। तो वेग जो व्यंजक है इसमें जो क्रियाकारकों की घात जो हैं x और y है, इनका योग कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। यहाँ x और y इन दोनों के लिए, दोनों क्रियाकारकों के लिए अलग अलग कोटियाँ हैं। A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि x, इसको ऐसे बोलते हैं। B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि y, तो अभिक्रिया की कोटि x + y। ठीक, तो कोटि क्या है? ये जो क्रियाकारक है इसकी जो सांद्रता की जो घात है उसी को कोटि कह रहे हैं। इसकी परिभाषा देखें। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया दर समीकरण में या वेग समीकरण में व्यक्त सांद्रता के पद की घात को उस क्रियाकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ हमने क्रियाकारक A लिया, इसकी सांद्रता का जो पद है उसकी जो घात है, इसको हम इसके सापेक्ष पदार्थ जो A है उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। ऐसे ही इसको हम कहेंगे B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। इसका यही अर्थ है, सांद्रता पद की घात को उस क्रियाकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और सभी सांद्रता पद, जैसे उसमें जितने भी क्रियाकारक हैं, उन सब के जो सांद्रता है उनकी घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि, टोटल उसका जो ऑर्डर आएगा, कोटि आएगी, वो कहलाएगी। इसे प्रयोगों के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। अभी आपको बताया था, इसके उदाहरण दिए हैं, ये दो उदाहरण दिए हैं। जैसे ये है, इस अभिक्रिया में जैसे कल आपको बताया था आणविकता इसकी 2 है, क्योंकि इसमें 2 क्रियाकारी अणु हैं तो उनकी संख्या होगी आणविकता 2। कोटि को प्रयोगों के द्वारा हम देखते हैं। इसका जो हमने वेग समीकरण बनाया या दर व्यंजक है इसका dx/dt = k, इस क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान, और उसकी जो घात आ रही है 1 है, ऐसे ही इसकी भी घात 1 है। तो टोटल इसकी कोटि हो गई, एक इसके सापेक्ष, एक इसके सापेक्ष। तो दूसरा इसी तरह का समीकरण है जिसमें हमने NaOH के स्थान पे H2O लिया, तो ये इसका दर समीकरण आएगा वेग स्थिरांक इंटू इन दोनों की सांद्रता। लेकिन देखा ये गया, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है। इन टोटल अभिक्रिया की जो कोटि आ गई वो 1 है। इस अभिक्रिया की आणविकता तो 2 है, लेकिन यहाँ H2O जो है उसकी सांद्रता में मापने योग्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 0 है। अभिक्रिया की कोटि केवल वे क्रियाकारक निर्धारित करेंगे जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है।
तो यहाँ इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोट 1 है, इसके सापेक्ष 0, इन टोटल कोट 1। इस तरह की जो अभिक्रियाएँ हैं आभासीय एक आणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। आणविकता और कोटि में अंतर। आणविकता और कोटि दोनों को ये आपने पढ़ लिया है। आणविकता जैसा इसकी परिभाषा है, क्रियाकारी अणुओं की संख्या, जितने भी क्रियाकारी अणु हैं उनकी संख्या को हम आणविकता कहेंगे। कोटि उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा और उसके द्वारा हमें दर समीकरण या वेग समीकरण मिलेगा या उसको निर्धारित करते हैं। ऐसे क्रियाकारी अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होने से वेग निर्धारित होता है। आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। एक अणु भाग लेगा या 2 लेंगे या 3 लेंगे तो पूर्णांक आएगा। कोटि यह भिन्नात्मक भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, 1/2 हो, 3/2 हो या 0 भी हो सकती है। कोई भी ऐसा क्रियाकारी अणु नहीं है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। जब किसी में परिवर्तन नहीं होगा सांद्रता में तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगी। तीसरी बात, इससे अनुमान द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसा अभी ऊपर हमने समीकरणों को देखा और देख के हमने बता दिया इसकी आणविकता 2 है, इसको बता दिया इसकी आणविकता 2 है, लेकिन कोटि को नहीं बता सकते हैं। यहाँ हमने 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया है, तो ये इसे प्रयोगों के द्वारा ज्ञात करते हैं। इस तरह के कुछ सवाल भी है, न्यूमेरिकल है आपके यहाँ, आगे कराएंगे, जिनसे हम कोटि का निर्धारण करेंगे प्रयोगों के द्वारा। प्रयोग दिए होंगे उनके द्वारा निकालेंगे। वेग नियम और वेग स्थिरांक। ऐसा समीकरण जो अभिक्रिया का जो वेग है या दर है और क्रियाकारक की सांद्रता, इनके मध्य संबंध व्यक्त करता है, उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। मान लीजिए अभिक्रिया है A धन B = C धन D। इसके लिए हमने ये देखा कि प्रयोगों के द्वारा देखा कि A के सापेक्ष ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है और B के सापेक्ष मान लीजिए ये द्वितीय कोटि की है। T समय पर, किसी समय पर अभिक्रिया का जो दर होगी वो समानुपाती होगी। A का सक्रिय द्रव्यमान, इसकी घात 1 आ जाएगी, मीन्स ऐसा कैसे, और B का सक्रिय द्रव्यमान घात 2। समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, स्मॉल k आ जाएगा। तो अभिक्रिया की दर के लिए संकेत है यहाँ dx/dt बराबर स्मॉल k, और ये हो गया, ये आपका आ गया आपका वेग व्यंजक। ठीक है, इसमें यहाँ k वेग स्थिरांक है। अगला वेग स्थिरांक का जो परिभाषा है वो यहाँ से देखेंगे जरा। जैसे कोई अभिक्रिया A है, इसमें ये क्रियाफल बन रहा है। प्रारंभ का मतलब है जब हम प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं उस समय हमारे पास अभिकारक होगा, ये क्रियाफल नहीं होगा। मान लीजिए इसकी सांद्रता स्मॉल a है, इसकी सांद्रता 0 होगी। t समय पर ये मान लीजिए इसकी सांद्रता x हो गई तो ये रह जाएगा a - x। इस t समय पर जैसा अभी बताया अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती किसके होगी, उस समय क्रियाकारक की सांद्रता के। dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू a - x। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटा दिया, k आ गया, और हमने इसको अगर 1 रख दिया, मीन्स क्रियाकारक की सांद्रता को हमने इकाई रख दिया, तो अभिक्रिया की जो दर है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से वेग स्थिरांक की परिभाषा है जब क्रियाकारक की मोलर सांद्रता इकाई रह जाती है, ये मोलर सांद्रता इकाई रहेगी, उस समय अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसको विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट दर स्थिरांक भी कहते हैं। और इस समीकरण को हम कहते हैं दर नियम या दर समीकरण। तो अभी ऊपर बताई था आपको। इसके बाद आपके यहाँ कोर्स में शून्य और प्रथम कोटि की 2 अभिक्रियाएँ हैं। इनकी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाकारक इसके ऊपर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ऐसी अभिक्रियाएँ। तो किसी क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर न करें तो शून्य कोटि। ठीक है, कल देखेंगे।